आज मैं आप लोगों को इस क्लास में इस वीडियो में ये बताने का प्रयास करूँगा कि हवाएं कैसे चलती हैं और हवाएं क्यों चलती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभार तो हवा शांत रहती है, हमारा वातावरण एकदम शांत रहता है, लेकिन कभी कभार हवाएं थोड़ा चलने लगती हैं, फिर शांत माहौल हो जाता है, फिर पेड़ हिलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भी हमने पिछले वीडियो में बताया था ताप कटिबंधों के बारे में। तो वहाँ हमने ये जाना था कि वायु दाब क्या है, वायु का एयर प्रेशर क्या है। तो एयर प्रेशर में हमने ये देखा कि जो हवा का दाब होता है उसी को हम वायु दाब कहते हैं। तो वायु कैसे दबाव डालती है एक दूसरे पर, हम इसको यहाँ अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जलवायु, एक तो गर्म जलवायु होती है और दूसरी ठंडी जलवायु होती है। तो जहां गर्म जलवायु होती है, जहां गर्म जलवायु होती है वहां का वायु दाब कम होता है। ये जहां गर्म जलवायु होगी यहां वायु दाब कम, और जहां ठंडी जलवायु होगी वहां वायु दाब ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि ये जो हवाएं हैं, ये जहाँ ठंडी जलवायु है वहाँ हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ आर्द्रता ज़्यादा होती है। तो जब आर्द्रता ज़्यादा होगी अर्थात H2O की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी, जब H2O ज़्यादा होगा तब वो भारी होगी, और जब वो भारी होगी तो वहाँ पर वायु दाब ज़्यादा बनेगा। और ज़्यादा बनेगा कैसे? वो ढकेलेगा किसको, वो दाब किस पर डालेगा? सबसे मेन बात ये है यहाँ जानने की। तो ये जो ज़्यादा ठंडी जलवायु है, ये गर्म जलवायु पर दबाव डालती है। अब गर्म जलवायु पर दबाव क्यों डालती है ये जानेंगे। क्योंकि जहाँ गर्म जलवायु होती है वहाँ उस हवा में, वहाँ के एटमॉस्फेयर में H2O की मात्रा, जल की आर्द्रता कम होगी। जब जल की आर्द्रता कम होगी तो सीधी सी बात है कि वो हवा ठंडी होगी, वो हवा गर्म होगी, और वो जब गर्म होगी तो हल्की होगी। तो जब ये हल्की पड़ गई है, जब ये हल्की हो जाती है तो हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है, और ये जो भारी होती है ये हवा का प्रेशर अपने आप बन जाता है। मैं इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। जिससे आप सड़क पे जा रहे होते हैं, मान लीजिए आप आप जा रहे हैं सड़क पर, इधर जा रहे हैं, और एक ट्रक आपको काट करके, जैसे ही ट्रक आपको काट करके निकलता है, ये ट्रक आपको आगे, ये ट्रक भी इधर जा रहा है, जैसे ही ट्रक आपको क्रॉस करके आगे जाता है तो होता क्या है कि ये जो हवा है ये हवा को ढकेलता जाता है ट्रक, और इसके ट्रक के पीछे वाला जो ये जो खाली स्थान है ये निर्वात हो जाता है। यहाँ पर हवा हट जाती है थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। अब जब हवा इधर हट जाती है तो जहाँ आप जा रहे हैं, चूंकि वहाँ तो एयर प्रेशर है, और जब यहाँ एयर प्रेशर है तो ये एयर प्रेशर आपको इस निर्वात में ढकेलेगा, फलस्वरूप हम ट्रक की ओर झुक जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हवा का दबाव है वो उच्च वायु दाब से, जहां ठंडा होगा वहां उच्च वायु दाब होगा, उच्च, और यहां पर निम्न वायु होगा, निम्न वायु दाब। तो मैं ये कह रहा था कि जहां पर ठंडी जलवायु होगी वहां उच्च वायु दाब होगा, और जहां गर्म जलवायु होगी वहां निम्न वायु दाब होगा। क्यों जाएगा? इसलिए ये जाएगा क्योंकि इसका भार ज़्यादा है और ये हल्का है, ये अपने आप ढकेल देगा। तो इसके फलस्वरूप ही हवा का जन्म होता है, वायु दाब के ही कारण हवा का जन्म होता है, और ऐसे ही हवाएं चलती हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी, चूँकि हमारी पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और जब एयर प्रेशर भी होता है, ये जो एयर प्रेशर होता है, ये मकर हो गई, ये कर्क हो गई। जब एयर प्रेशर होगा तब चूंकि ये ध्रुवों की ओर हम जैसे जैसे जाते हैं वायु दाब बढ़ता जाता है। अब यहाँ जानने की बात आ गई, अब यहाँ ज्ञान पक्षी बात आ गई कि जैसे जैसे ये 0 अंश से लेकर के 23.5 अंश अक्षांश तक ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है,
यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। जब यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ की जलवायु, यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। ऊपर इसलिए उठती है क्योंकि जैसे हम 23.5 अंश से 45 अंश तक जाते हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे मौसम ठंडा होता जाता है। जैसे भारत उष्ण कटिबंधीय में है, भारत के बाद ये चाइना आ गया, या फिर अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर जैसे रूस आ गया। हम जैसे जैसे एक एक देश ऊपर जाते हैं उत्तरी ध्रुव की ओर, ऐसे ही तापमान ठंडा होता जाता है। और जब ठंडा होता जाता है तो सीधी सी बात है कि उच्च वायुदाब होगा जहाँ ठंडा प्रदेश होगा। और जब उच्च वायुदाब होगा तो वहाँ की जो हवाएं हैं, जैसे रूस में साइबेरिया की हवाएं हैं, तो जो साइबेरिया वाली हवाएं हैं वो सीधे हिमालय की तरफ आती हैं, भारत की ओर आती हैं, क्योंकि भारत की जलवायु गर्म है। अब चूंकि साइबेरिया की हवाएं भारत इसलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि बीच में हिमालय पड़ जाता है। अगर बीच में हिमालय न पड़ता तो भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेश में होते हुए भी ठंडे प्रदेशों में इसकी गिनती की जाती। यद्यपि ठंडा न रहता लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो ठंडे प्रदेशों में गिनती की जाती। जैसे आज का टेम्परेचर 47 या 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ये 30-35 से ज़्यादा न रहता, सामान्य ही रहता। तो हम ये देखते हैं कि जो वायुदाब है ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलता है। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं हवा का प्रेशर बढ़ता जाता है। अब देखते हैं कि हवा या आंधी या तूफान या चक्रवात बनते कैसे हैं, हम इसको यहाँ देखते हैं। तो जो उच्च हवाएं, देखिए ये जो हवाएं हैं इनका जन्म कैसे होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और ये ध्रुवों से हवाएं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की ओर चलती हैं, इधर से इधर की ओर चलती हैं। और ये उत्तरी ध्रुव वाली है, दक्षिण ध्रुव वाली भी दक्षिण से उत्तर की ओर आएंगी। तब ये आ रही हैं, उधर से ये आ रही है, पृथ्वी घूम भी रही है। तो जब जितना ज्यादा तापमान होगा अर्थात सूर्यातप प्लस वायुदाब और प्लस घूर्णन अक्ष के कारण हवाओं का जन्म होता है या तूफानों का जन्म होता है। अब जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और अपनी धुरी पर भी चक्कर लगा रही है और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। अगर ये चल रही हैं तो ये दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी को हम कहते हैं कॉरियोलिस बल। इस प्रभाव को कहते हैं कॉरियोलिस प्रभाव। और जिस बल के कारण ये मुड़ती हैं, ये जो घूमने की दिशा है हवाओं की, जैसे उत्तरी गोलार्ध में हवाएं, जैसे उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं जब वो चलती हैं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर तो अपने दाहिने साइड मुड़ जाती हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में जब हवाएं चलती हैं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर तो अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। इसी को हम कहते हैं फेरल का नियम। इसी को कहते हैं फेरल का नियम। आप आगे चल के पढ़ेंगे कि फेरल का नियम क्या है या फिर कॉरियोलिस बल क्या है। तो कॉरियोलिस बल यही है जो भी मैंने बताया कि पृथ्वी के घूमने के कारण हवाओं का जन्म होता है, क्योंकि पृथ्वी से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये कॉरियोलिस बल। और इसके अलावा ये होता है फेरल का नियम। अब मैं आपको बताता हूं हवाओं के प्रकार, अर्थात हवाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए अब हम देखते हैं हवाओं के प्रकार या पवनों के प्रकार। तो हम ये देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि पवन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक नियतिवादी और एक अनियतिवादी। तो जो नियतिवादी होते हैं उनको कहते हैं हम अस्थाई पवने अथवा नियतवाही। नियतवाही का मतलब होता है जो निश्चित हो, वाही का मतलब होता है बहने वाली, अर्थात जिनका बहना निश्चित हो वो नियतवाही हो गया। और दूसरा है अस्थाई पवने। इनको हम कहते हैं अनियतवाही।
अर्थात इनका चलना निश्चित नहीं होता है। ये कभी पूरब से पश्चिम, कभी पश्चिम से पूरब, कभी पूरब से दक्षिण ऐसे चलती हैं। तो ये जो अस्थाई पवनें होती हैं इनको नियतवाही पवनें कहते हैं। नियतवाही मतलब जो अस्थाई हैं, जो हमेशा पूरे साल एक निश्चित दिशा में बहती हैं, उनको हम अस्थाई पवनें कहते हैं। और इन पवनों में 3 प्रकार की मुख्य पवनें आती हैं। अर्थात इन अस्थाई पवनों को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है व्यापारिक पवन, दूसरा हो गया पछुआ पवन, और तीसरा है ध्रुवीय पवनें। तो ग्लोब में मानचित्र के से पढ़ेंगे जिससे थोड़ा समझ में ज्यादा आए कि इनको व्यापारिक पवन क्यों कहा जाता है, पछुआ पवन क्यों कहा जाता है, और फिर ध्रुवीय पवन क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ग्लोब। ग्लोब में हम जानते हैं कि जो अर्थात ये जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, ये जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है ये गर्म प्रदेश है, यहाँ की जलवायु गर्म है। लेकिन ये तो पहला कटिबंध हो गया था। मैंने दूसरा कटिबंध बताया था, आपको याद हो पिछले वीडियो में। दूसरा कटिबंध आता है शीतोष्ण कटिबंध। ये है, ये शीतोष्ण कटिबंध 23.5 से 45 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 से 45 अंश दक्षिणी अक्षांश। ये जो शीतोष्ण है, ये शीतोष्ण है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से लेकर 45 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये जो उच्च वायुदाब है, अर्थात जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, यहाँ उच्च वायुदाब पाया जाता है, अर्थात यहाँ ठंडी होती है। तो व्यापारिक पवनें शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की ओर चलती हैं। अर्थात ये ठंडे प्रदेशों से भूमध्य रेखा की ओर, अर्थात उष्णकटिबंधीय प्रदेश की ओर, अर्थात विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। जैसे ही उत्तरी अक्षांश में भी, और ये नीचे वाला ये दक्षिणी अक्षांश में भी। तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक पवन कहा जाता है। इनको व्यापारिक पवन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पहले नाविक समुद्रों में यात्रा करते थे तब ये पालदार जहाज लेकर चलते थे। पालदार जहाजों में ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा माल ला देते थे और ये बड़े बड़े कपड़े लगा देते थे, बड़े बड़े बांस के टुकड़े लगा करके बड़ी बड़ी लकड़ियों के पालदार जहाज बनाते थे कि जब समुद्रों में चले तो हमारे नाविकों को नाव ज़्यादा चलाना ना पड़े, और जब हवाएं चलें तो कपड़ा फूल जाए या कपड़ा वो थोड़ा उस हवा के प्रेशर को, हवा के दबाव को रोके, और जहाज या नाव बिना चलाए हुए काफ़ी दूरी तक, किलोमीटर तक, 2-4-5 किलोमीटर तक अपने आप ही बहती हुई चली जाए। इसलिए इन पवनों को उन व्यापारियों के नाम पर ही व्यापारिक पवन कहा जाता है। अब देखिए जो फेरल का नियम है, अभी जो मैंने बताया था फेरल के नियम में कि उत्तरी गोलार्ध में जब ये हवाएं चलती हैं तो ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा की ओर आती हैं तो ये अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। ये उत्तर पूर्व से, यहाँ ये उत्तर पूर्व, ये वाली हवाएं ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। ऐसे दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं, ये इधर की ओर मुड़ जाती हैं। जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर बताया है, यहाँ पर ये ज़्यादा समझ में आएगा कि जब ये उत्तर पूर्व से चलती हैं तभी अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, उत्तर पूर्व की ओर। इसी को फेरल का नियम कहते हैं। और इसके बाद आती है पछुआ पवन। पछुआ पवन को भी समझने के लिए हम पृथ्वी का एक जल्दी से गोला बनाएंगे। जो ये पछुआ पवन होती है ये यहीं 45 से, ये जो 23.5 से 45 वाला क्षेत्र है ये शीतोष्ण प्रदेश है। ये 23.5 हो गया, ये हो गया 45 अंश। यही जो शीतोष्ण प्रदेश है जहाँ से वो वाली चलती थी, जहाँ से व्यापारिक पवनें चलती थी, ये व्यापारिक पवनें, यहाँ व्यापारिक पवनें चलती हैं।
ये भी व्यापारिक पवनें। यहाँ से ये इधर की ओर चलती थी व्यापारिक पवनें। लेकिन इसमें क्या होता है, ये भी व्यापारिक पवनें चलती थी, यहाँ से व्यापारिक पवनें ये इधर से भूमध्य रेखा की ओर चलती थी। लेकिन पछुआ पवन में इसका ठीक उल्टा होता है। पछुआ पवन में क्या होता है कि यही जो 23.5 अंश से 45 अंश दक्षिणी अक्षांश तथा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 45 अंश दक्षिणी अक्षांश, अर्थात ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश है, यहाँ से ये हवाएं ध्रुवों की ओर चलती हैं। और मैंने बताया था कि जो तीसरा वाला कटिबंध पड़ता है निम्न ध्रुवीय प्रदेश है। ध्रुव तो यहाँ तक है, इसको ध्रुव तो कहते हैं। ये तो निम्न ध्रुवीय हो गया, ये निम्न ध्रुवीय, ये उच्च ध्रुवीय, ये निम्न। देखिए मैंने कटिबंध 4 बताए थे, ध्यान दीजिए। अगर आपको पवनों को समझना है तो सबसे पहले आप हमारा पिछले वाला वीडियो देखें ताप कटिबंध का। ताप कटिबंधों में मैंने बताया कि 4 प्रकार के कटिबंध होते हैं। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, निम्न ध्रुवीय और ध्रुवीय। ये निम्न है, ध्रुवीय को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक निम्न ध्रुवीय, एक उच्च ध्रुवीय। तो ये निम्न हो गया और उच्च ध्रुवीय हो गया, और ये हो गया ध्रुवीय। कुल मिलाकर के हम 5 कह सकते हैं। लेकिन जो ध्रुवीय है ये निम्न है, ये उच्च है। तो यही शीतोष्ण से ये पवनें निम्न ध्रुवों की ओर चलती हैं। निम्न ध्रुवों की ओर इसलिए चलती हैं क्योंकि यहाँ पर हवाएं ये इधर से दक्षिण में 45 व्यापारिक शीतोष्ण प्रदेश से निम्न ध्रुवीय प्रदेशों की ओर चलती हैं, और ठीक यहाँ से ये यहाँ चलती हैं। उत्तरी अक्षांश में भी उपोष्ण उच्च वायुदाब कहें या शीतोष्ण उच्च वायुदाब कहें से वो ध्रुवों की ओर चलती हैं, अर्थात निम्न ध्रुवीय प्रदेशों की ओर चलती हैं। ऐसी ही हवाओं को हम पछुआ पवन कहते हैं। इनकी दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण और पश्चिम। जब ये उत्तर होता है, जब ये उत्तर हो गया तो पूरब इधर हो गया। जब उत्तर दिशा ये हो गई, ये हम ऐसे जानते हैं उत्तर दक्षिण, और ये होगा फिर पूर्व, और फिर ये होगा पश्चिम। अब जो फेरल का नियम है, अभी हमने स्टार्ट में बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ये है कि ये जो ये जो पछुआ पवन है, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण ये है, अर्थात यहाँ से, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं आपको समझने के लिए बताया था, ये दक्षिण हो गया। दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगी। जब ये यहाँ से चलेंगी तो ये इधर मुड़ जाएंगी, उत्तर पूर्व। ये जब ऐसे चलती हैं, अभी मैंने सीधा सीधा बनाया है, लेकिन ये ऐसे चलती हैं तो ये फेरेल का नियम यहाँ लागू हो जाता है, और ये हवाएं पछुआ पवन ऐसे चलने लगती हैं। चूंकि पछुआ पवन है तो ये शीतोष्ण से निम्न ध्रुवीय वायुदाब की ओर चल रही हैं। और ये घूम क्यों जाती हैं, देखिए घूम क्यों जाती हैं, जो मैंने भी बताया था कि हवाएं चलती क्यों हैं। वो इसीलिए चलती हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है तथा अपनी धुरी पर घूम भी रही है। इसी कारण से हवाएं फेरेल के नियम का पालन करती हैं, और फेरेल ने यही नियम बताया था। ये तो रही उत्तर की बात कि उत्तर में पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये उत्तर पश्चिम से, देखिए दक्षिणी गोलार्ध ये हो गया, अब उत्तर पश्चिम से इधर से चल रही है ना, चल तो ये इधर से रही है ना, तो पश्चिम ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो अर्थात यहाँ से, ये यहाँ से उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये हवाएं ऐसे मुड़ जाती हैं।
ये हवाएं ऐसे आती हैं और ऐसे चली जाती हैं। तो ये रही पछुआ पवन के फेरेल का नियम। पछुआ पवन ऐसे ही चलता है। आपको ध्यान ये देना है कि कटिबंधों को याद रखना है। ये जो भी कई खाने बन गए हैं और मैंने यहाँ नामकरण नहीं किया, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ अंश अक्षांशों का नामकरण नहीं किया है। बात समझ में आई ना? ये 45 हो गया। ये जो 23 से 45 अंश से ये निम्न ध्रुवों की ओर चलती हैं। लगभग ये 50-55 तक, 50 से 55 डिग्री तक चलती हैं। क्योंकि 66.5 अंश तक तो फिर ध्रुवीय हो जाएगा ना। 45 अंश से 66.5 अंश जो है वो शीत ध्रुवीय है। और 45 अंश जो 66 अंश का जो कटिबंध है, इसी को हम 2 भागों में बांटते हैं, निम्न कटिबंधीय, निम्न ध्रुवीय और उच्च ध्रुवीय। तो निम्न ध्रुवीय ये हो गया, और जब 66 के ऊपर चले जाते हैं तो वो ध्रुवीय हो जाता है। इसीलिए आप कटिबंधों को अच्छे से समझें और तभी आपकी समझ में आएगा। इस प्रकार ये पछुआ पवन चलती हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं ध्रुवीय पवने। ये तीसरा है ध्रुवीय पवने। ये जो ध्रुवीय पवने होती हैं, देखिए यहाँ ये 0 अंश, ये 60 अंश, ये 60 और ये 65, 60 यहाँ, 65 यहाँ, 60 यहाँ, 65 यहाँ, 60 यहाँ और 65 यहाँ। इनके मध्य 60 अंश अक्षांश उत्तरी से लेकर 65 अंश अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 60 अंश से 65 अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में वायु दाब कम होता है। वायु दाब कम होता है। हाँ, अब कम क्यों होता है बीच में? क्योंकि यहाँ शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश है, वहाँ उच्च वायु दाब होगा, ये ध्रुवों की ओर ज्यादा होगा, लेकिन बीच में जो निम्न वायु दाब पड़ रहा है ये उसी की बात कर रहा है शायद। तो यहाँ पर वायु दाब कम होता है। जब यहाँ वायु दाब कम होता है तो इसे शीतोष्णकटिबंधीय निम्न वायु दाब पेटी कहते हैं। और यहाँ ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण, यहाँ पर भी अत्यधिक शीत के कारण वायु दाब हमेशा कम रहता है। अत्यधिक शीत के कारण वायु दाब उच्च होता है और साल भर वायु दाब उच्च बना रहता है। इसलिए उच्च वायु दाब से शीतोष्ण उपध्रुवीय निम्न ध्रुवीय की ओर हवाएं चलती हैं। ये जो निम्न वाला भाग है 60 से 65 अंश वाला, जो वायु दाब जहाँ कम है, यहाँ कम है। और जो ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये ध्रुवीय प्रदेश हो गए। यहाँ शीत अधिक है। जब शीत अधिक है तो आर्द्रता ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है तो इसका भार ज्यादा होगा। जब इसका भार ज्यादा है तो जब भार जिसका कम होता है, हवाएं उधर ही तो चलती हैं। क्योंकि हवाओं का नियम मैंने भी आपको बता दिया है कि हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। इसलिए जो ध्रुवीय पवनें हैं ये अपने ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। यद्यपि भूमध्य रेखा की ओर पहुंच नहीं पाती हैं, कि यहीं पर निम्न वायु दाब जहां कम है, यहीं पर ये हवाएं आकर के समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि इसके बाद जो उच्च वायु दाब होता है शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश का, वहां आकर के हवाएं समाप्त हो जाती हैं उसके पहले ही। तो इसलिए ध्रुवों से निम्न उपध्रुवीय वायु दाब की ओर या उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर हवाएं चलती हैं। इन्हीं को हम ध्रुवीय पवने कहते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए इस बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये तो रही अस्थायी पवनें तीनों। अब अस्थायी पवनों के बारे में देखते हैं। अस्थायी पवनें थोड़ा लंबी हैं, इसलिए हम थोड़ा इसको फिर से देखते हैं। अस्थायी पवनें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। 1, 2 और 3। सबसे पहला है मानसूनी पवनें। दूसरी अस्थायी पवन में है स्थानीय पवनें। और
तीसरा है समीर। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा ना, बहुत समीरा। तो समीर पौने, ये जो समीर पौने होती हैं ये फिर से दो प्रकार की होती है। समीर पौने, इसके छोटा है इसलिए हम इस तरह से देखते हैं। तो जो समीर पौने होती हैं वास्तव में दो प्रकार की होती हैं। एक तो जल में चलने वाली होती हैं और दूसरी थल में चलने होती हैं। अस्थाई पौने पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा फैलाव इनका है, अस्थाई पौनों का, इसलिए अस्थाई पौनों को हम सबसे बाद में देखते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं मानसूनी पौने। मानसूनी पौने भी दो प्रकार की होती हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। अब ध्यान दीजिए, यहां शीतकालीन में क्या होता है कि शीतकाल में पौने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ठंडी में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इनको शीतकालीन पौने कहा जाता है। और ग्रीष्म काल में क्या होता है, यही पौने जो समुद्र चली गई थी, अब समुद्र से 6 महीने बाद फिर से ये स्थल पर आ रही हैं। अर्थात ग्रीष्म काल में जो पौने होती हैं, ग्रीष्मकालीन जो पौने होती हैं, वो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। और ध्यान दीजिए, मैं यहीं पर ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा मौसम विभाग है, जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं, जो हमारे अंतरिक्ष में जो हमारे सैटेलाइट वगैरह स्थापित किए गए हैं, ये वर्षा कब होती है, जो मोबाइल में हम जल्दी से सर्च कर लेते हैं कि वर्षा कब होगी, कब आएगा, कब नहीं, मानसून कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, इन्हीं पौनों की गति की दिशा को वो देखता है कि जो शीतकालीन पौने चली थी, जो स्थल से समुद्र में चली गई थी आज के 6 महीने पहले, वो 6 महीने बाद जब फिर से समुद्र से जब स्थल की ओर वापस आ रही हैं, तो वो कब आएंगी। चूंकि यहां से तो शुष्क पौने गई थी, लेकिन जब समुद्र से ग्रीष्म काल जब आ जाता है 4-5 महीने बाद या 6 महीने बाद, तो जो समुद्र से आने वाली पौने हैं उनमें आर्द्रता भरी हुई होती है। H2O एकदम वेपर के रूप में इतना ज्यादा होता है, इतनी ज्यादा आर्द्रता होती है कि जैसे ही समुद्र की सीमा को लांघती हैं, स्थल में प्रवेश करती हैं, वैसे ही वो भारी होकर के वर्षा करती हैं। क्या करती हैं जी? वर्षा करती हैं। ठीक है। तो विभाग इन्हीं पवनों की दिशा की गति को देखता है कि ये पवन, ये जो समुद्र से उठने वाली जो पवनें हैं, ये जो हवाएं हैं, जो जिनमें आर्द्रता भरी हुई है, ये जब चलेंगी तो स्थल पर कब जाएंगी, और जब स्थल पर जाएंगी तो सबसे पहले कहाँ जाएंगी और बारिश कहाँ होगी, ये ऐसे ही एग्जैक्ट समय बता देता है। तो इस तरीके से ये हो गया मानसूनी पौने और समीर पौने। ये स्थानीय पौने थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आपको स्थानीय पौनों के बारे में बताता हूं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। स्थानीय पौने हम उन्हें कहते हैं जो हर एक देश में एक अलग अलग अपना अपना नाम है। जैसे भारत में कौन सी हवा चलती है, अभी एक लड़का कह रहा था कि बयार चलती है। बयार तो अपनी यूपी में चलती है, लेकिन अपने यहाँ इंडिया में गर्मी के मौसम में कौन सी हवा चलती है, गर्मी के मौसम में कौन सी हवा चलती है, लू। हाँ, लू चलती है। तो अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, उस हवा का दूसरा नाम है, हवा जो ऑस्ट्रेलिया में हवा चलती है उसको ब्रीफील्डर कहते हैं। एक हवा है फान, फान आल्प्स पर्वत पे चलती है। ठीक, चिनूक, हरमट्टम, अमेरिका में ऐसे बहुत सारी हवाएं हैं जो चलती हैं, जिनका स्थानीय नाम है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो हवाएं हैं, मैं इनका नाम लिख देता हूँ, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि ये हवाएं जो है ये सभी कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जरूर जाता है। चलिए मैं लिख रहा हूँ। लू भारत में, हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में, चिनूक अमेरिका में, ब्रीफील्डर ऑस्ट्रेलिया में, सिरोको इटली में, बुर्रा एड्रियाटिक सागर में, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस दोनों में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। इसको मिटा देते हैं थोड़ा। नॉर्वेस्टर जो है, एक हवा है खमसिन। खमसिन जो है ये गर्म हवा है। आप लोगों ने इसके नाम से एक गाना सुना होगा, खमसिन
खमसिन जो है मिस्र में बहती है। तो ये स्थानीय पौने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए। स्थानीय पौने उन्हें कहते हैं जो हर एक देश में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, उन्हीं को स्थानीय पौने कहते हैं। इस प्रकार हवाएं कैसे चलती हैं, हवाएं पैदा कैसे होती हैं, वायुदाब कैसे होता है, पौने कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में अच्छे से दी गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।